हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है एक मोहब्बत ऐसी भी का भाग 4। आपने अभी तक पिछले वीडियो में सुना कि अयान का एक्सीडेंट हो गया है, तो अब अनाया क्या करेगी, यह जानने के लिए अब आगे सुनिए। अयान का एक्सीडेंट हुआ है, इतना सुनते ही अनाया अंदर तक कांप गई। वह अपना दर्द भूल चुकी थी। सोनू कह रहा था मुझे राजू भैया से मिलना था। मैंने मोहन भैया से पूछा तो उन्होंने बताया कि वे दोनों कहीं जा रहे थे कार में, तभी किसी ने उनकी गाड़ी में बम फेंक दिया। अयान भैया के हाथ और चेहरे पर चोट लगी और राजू भैया के दोनों पैरों पर। तो अनाया बोली, अब ये दोनों ऐसा काम करेंगे तो यही होगा ना, बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है सोनू। पर दीदी, अयान भैया और राजू भैया तो कितने अच्छे हैं, आप पता नहीं उनको क्यों बुरा कहती हैं। उन्होंने हमारी कितनी मदद की है, उनको हॉस्पिटल में हम देखने चले क्या? कोई ज़रूरत नहीं है, तू जा अपनी पढ़ाई कर। सोनू मुंह फुलाकर अपनी किताबें लेकर बैठ गया, पर मन ही मन बड़बड़ाया, पता नहीं दीदी को इनसे क्या एलर्जी है, उनसे गुस्सा ही रहती हैं। अनाया कुछ देर तो कामों में खुद को व्यस्त रखने का नाटक करती रही, पर मन से वह बहुत ही विचलित हो रही थी। आखिरकार हार कर उसने रुबीना दीदी को फ़ोन किया और थोड़ी नाराज़गी से बोली, दीदी आपने बताया नहीं, आपके भाई ने ये कांड किया है। रुबीना इतना सुनकर मन ही मन मुस्कुराई और जवाब में बोली, तुझे बताकर फायदा क्या, तू जाकर उसकी सेवा करेगी क्या? वैसे भी तू अयान का नाम भी नहीं सुनना चाहती। अनाया चुप थी, पर उसके दिल ने कहा, सेवा नहीं कर सकती पर भगवान जी से प्रार्थना तो कर सकती हूँ उसके लिए। उसे रुबीना की आवाज़ सुनाई दी, अब वो इडियट मेरी बात नहीं मानेगा तो ऐसा ही होगा। अब तो मेरे खुदा से यही दुआ है कि किसी तरह हम अयान को यहाँ से ले जाएं, ऐसी जगह जहाँ वह एक अपनी अच्छी ज़िंदगी जिए। फ़ोन रखकर अनाया बेचैन होकर कमरे में टहलने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे। दिल कह रहा था अयान को देखने जाए और दिमाग उसे ऐसा कदम उठाने से सावधान कर रहा था। अचानक उसे सोनू की आवाज़ सुनाई पड़ी, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तो अपने लिए एक अलग घर बनाऊंगा और अपने मन में जो ठीक लगे वही करूंगा। यहाँ तो सब बच्चे को ही कहकर चुप करा देते हैं। अनायत न सुनते ही मुस्कुरा पड़ी। वह सोनू के बालों पर हाथ फेरते हुए बोली, चल तेरे प्यारे अयान भाई को देख कर आते हैं, पर किसी को पता न चले, ठीक है ना? इतना सुनते ही सोनू खुशी से कूदने लगा। अनाया हॉस्पिटल तक तो चली गई, पर अंदर जाते हुए उसे डर लग रहा था कि पता नहीं अयान क्या सोचे उसके बारे में। इसलिए उसने सोनू से कहा, देख सोनू, हम डॉक्टर से उनकी हालत पूछकर चले आएंगे, अंदर नहीं जाएंगे, ओके? क्यों दीदी, हम अंदर क्यों नहीं जाएंगे? वैसे भी मुझे भैया से बात करनी है। किस बारे में? वो हमारे स्कूल में एक लड़का है ना, विकी, वो ना मुझे रोज मारता है, सबको मारता है, छोटे बच्चों के टिफिन छीन कर खा लेता है। तो तेरा अयान भैया जाकर उसे मारेगा क्या? नहीं बाबा, आप भी ना दीदी, मैं जानता हूँ भैया छोटे बच्चों को नहीं मारते, मैं तो उनसे बॉक्सिंग सीखूंगा विकी की पिटाई करने के लिए। अनाया कुछ कहने जा ही रही थी कि अचानक उसकी नज़र सामने खिड़की पर गई। अंदर केबिन में अयान सोया हुआ था। उसकी आंखें बंद थी, चेहरा पीला पड़ा हुआ था, हाथ और चेहरे पर भी कहीं कहीं बैंडेज बंधे थे। अनाया के दिल में एक अजीब सा दर्द उठा, आंखें भर आई। अरे अंदर तो अयान भैया है, मैं जाऊं क्या दीदी? नहीं सोनू, देखो वो सो रहे हैं ना, हम यही इंतजार करते हैं। सोनू ने सर हिलाया और वहां चुपचाप दोनों खड़े रहे। कुछ ही देर में अयान ने आंखें खोली और उठने का प्रयत्न किया, पर नहीं उठ पाया और दर्द से कराह उठा। फिर वह इधर उधर देखा, मानो किसी की मदद चाहिए उसे। फिर वह पानी के गिलास की ओर देखा और उसे उठाने की कोशिश की अपने कांपते हाथों से, पर गिलास हाथ से छूटकर गिर पड़ा। उसने बेल बजाने की कोशिश की, पर नहीं कर पाया। अंत में हार कर उसने आंखें बंद कर ली, पर तभी उसे एक सुरीली आवाज़ सुनाई दी, पानी। आंखें खोली तो सामने उसका प्यार खड़ा था। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, पर अनाया ने गुस्से से कहा, अब झूठी मुस्कुराहट देने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कितना दर्द हो रहा होगा। कराहने की आवाज़ बाहर तक जा रही है। अयान एक झूठी मुस्कान के साथ कहा, नहीं मैं ठीक हूँ। हाँ, कितना ठीक हो देख चुकी हूँ, एक पानी का गिलास तक उठाने की ताकत नहीं है तुम में। वह पास आकर बैठी और अयान को कांपते हाथों से सहारा देकर बैठाने की कोशिश की और साथ ही पानी का गिलास उसके होंठों से लगा दी।
अयान पानी पीने के बाद पूछा, तुम्हारे एग्जाम्स कैसे हुए? सोनू जरा राजू भैया को देखकर आ और कहना मैं आ रही हूँ उसकी खबर लेने। सोनू हंसता हुआ वहां से राजू के केबिन की ओर चला गया। क्यों पूछ रहे हो? फोन तक तो नहीं उठाते हो तुम, कहकर वह दूसरी तरफ देखने लगी। ये समझाने के लिए कि बहुत नाराज है। अयान को लगा अनाया के इस अदा पर अपनी जान न्यौछावर कर दे। वह मुस्कुराता हुआ बोला, सॉरी। तो अनाया, सॉरी मंजूर नहीं। अयान मुस्कुराता हुआ कान पकड़ने की नाकाम कोशिश करते बोला, असल में मैं तुमसे झूठ नहीं कह सकता था, इसलिए फ़ोन रिसीव नहीं किया। और जानबूझकर खुद को घायल कर सकते हो तुम। अयान ने दिल में कहा, घायल तो मैं तुम्हारे इन कजरारे नैनों से हो चुका हूँ अनाया। पर यह कहना संभव नहीं था, इसलिए वह चुपचाप मुस्कुराता रहा। छोड़ क्यों नहीं देते अयान ये सब? अयान बेबसी के साथ बोला, इतना आसान नहीं है अनाया। अच्छा है, इसी तरह अपना खूबसूरत चेहरा बिगाड़ते रहो, देखना एक दिन कोई भी लड़की तुम्हें पसंद नहीं करेगी। अयान मन ही मन बुदबुदाया, मुझे तो जो चाहिए मिल गई है, और वो हो तुम अनाया, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की। अनाया उसकी तरफ देखकर पूछी, कुछ कहा तुमने? अब मैं फ़ोन रिसीव करूँगा। अनाया अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोली, अब मैं फ़ोन नहीं करूँगी, और कमरे से बाहर निकल गई। अयान का दिल चाहा खुशी से उछल पड़े। उसने खुशी से अपने हाथ फैलाए, पर अगले ही पल दर्द से उसे बेचैन कर दिया। अजीब सी हालत थी इस नए प्रेमी का। पूरा शरीर दर्द से दुख रहा था, पर दिल में सिर्फ खुशियां और उमंगें थीं। कुछ अब तक पाने की खुशी और कुछ आगे पाने का उमंग। सारे बदन में असहनीय दर्द होते हुए भी अयान मुस्कुरा रहा था। आज उसे दुनिया बहुत हसीन लग रही थी, क्यों ना हो। आज उसने अपनी प्यार भरी नजरों से उसे देखा जो था, उसे प्यार भरी झिड़की जो दी थी। वह मुस्कुराते हुए अनाया के झूठे गुस्से भरी नज़र को और उसकी बातों को याद किया। बिगाड़ो अपना खूबसूरत चेहरा। वह मुस्कुराया और उस जगह को स्पर्श किया जहां अनाया बैठी थी। फिर अपने ही हाथों को स्पर्श किया जिस जगह पर अनाया ने छुआ था। उसे जिसे दूर से देखना ही वह अपना किस्मत समझता था, आज वह उसके इतने करीब थी। उसकी खुशबू अभी तक उसे मदहोश बना रही थी। आज अचानक उसे अपना चेहरा देखने की चाह हुई। वह उठने का प्रयत्न करने लगा, तभी सिस्टर वहां आ गई और उसे देखकर पूछी, कुछ चाहिए आपको मिस्टर अयान? अयान बुदबुदाया, अब तो कुछ पाने की चाह ही मिट गई है, उसे जो पा लिया है। क्या कह रहे हैं आप? अयान ने जल्दी से कहा। नहीं, माने क्या आप मुझे एक आईना दे सकती हैं? कहाँ कहाँ चोट लगी है देखना था। सिस्टर मुस्कुराई और थोड़ी देर में एक छोटा सा आईना उसे देखकर चली गई। अयान उसमें अपना चेहरा देखने लगा। क्या सच में वह इतना खूबसूरत है जो अनाया जैसी लड़की उसे पसंद करे? तभी उसे लगा आईने में अनाया उसके साथ खड़ी है, जो शिकायत भरी नजरों से कह उठी, बिगाड़ लिया ना अपना चेहरा? अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी। नहीं सोना, ऐसी बातें मत करना, मैं जी नहीं पाऊंगा। अनाया ने धीमे स्वर में कहा, तो ये सब छोड़ क्यों नहीं देते अयान? अयान बोल उठा, छोड़ दूंगा सोना, जरूर छोड़ दूंगा। तो खाओ मेरी कसम, मैंने तुमसे कहा है तो जरूर छोड़ दूंगा, पर अपनी कसम खाने को मत कहना। मैं ये नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इस दुनिया में मेरे लिए तुम अनमोल हो अनाया। हाँ, मैं अपनी कसम, पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही अनाया बोल उठी, नहीं अयान, अपनी कसम मत खाना। मुझे पता है तुम अपनी कसम खाओगे तो शायद ना निभाओ, और मैं ये नहीं चाहती तुम्हें कुछ हो। तो तुम ही बताओ अनाया, मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं भी यह सब छोड़ना चाहता हूँ? तुम कैसे मुझ पर विश्वास करोगी? तुमने मुझसे वादा किया है वही काफी है अयान, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। अयान की आंखों में आंसू थे। कोई उस पर इतना विश्वास कैसे कर सकता है? तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली अनाया? फिर मैं इस राह पर कदम नहीं रखता। तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए क्या हो। मेरा भगवान बनकर आई हो तुम, मेरा दिल जान सब कुछ है तुम्हारे नाम। अनाया, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करने लगा हूँ। अचानक उसे राजू की आवाज़ सुनाई पड़ी, किससे बातें कर रहे हो भाई? अयान ने देखा राजू बैसाखी के सहारे अंदर आ रहा था। उसने राजू को छिड़कते हुए कहा, टांग टूटी है तब भी तुझे चैन नहीं क्या? पर राजू आईने को देखा और बोला, वह क्या बात है, आज पहली बार आपको आईना देखते हुए देख रहा हूँ, कुछ हुआ है क्या? क्या होगा, मैं बस देख रहा हूँ कहाँ चोट लगी है। राजू मुंह दबाकर हंसते बोल पड़ा,
सुना था लड़कियां प्यार में होने के बाद घंटों आईने में अपना सूरत निहारती रहती हैं, पर आज पहली बार शायद किसी लड़के को देख रहा हूँ। अयान ने गुस्से से घूरकर उसे देखा। राजू हंसकर बोला, अच्छा छोड़ो ये बात, बस आप इतना बताओ कि भाभी जी ने कितना डांटा आपको? तुझे भी डांट पिलाई क्या वो? हाँ बहुत बहुत, और यह भी बोली कि उन्होंने आपको भी डांटा है और मुझे तो धमकी भी दे गई। कह गई है राजू अपने भाई को कह देना ये सब छोड़ दे वरना ठीक नहीं होगा। अयान थोड़ी देर चुप रहा, फिर बच्चों जैसा मुंह फुलाकर राजू से पूछा, यार राजू, ये लड़कियां इतना डांटती क्यों हैं? रुबीना दीदी से जब भी मिलो बस डांटती ही मिलती हैं, और अब ये भी वही कर रही है। राजू सोचता बोला, शायद भगवान जी ने ये डिपार्टमेंट उन्हें ही दे रखा है। लड़के गलती करें तो उन्हें सुधारने की जिम्मेदारी शायद इन लड़कियों के पास है। भाई देखो ना, मेरा बिगड़ा हुआ भाई भी सुधरने की सोच रहा है, कहकर वह हंस पड़ा। राजू को सोचता हुआ बोला, पर भाई सच कहता हूँ, अब आप ये सब छोड़ दो वरना भाभी जी को पाना बहुत मुश्किल होगा। वो तो बहुत नरम दिल की हैं, मान भी जाए पर उनके पापा नहीं मानेंगे। अयान को राजू की बातें सच्ची लगी, इसलिए वह सिर हिलाते हुए गहरी सोच में डूब गया। इस दुनिया को छोड़ना इतना आसान नहीं था, पर अनाया से दूर होना तो अब नामुमकिन था। उसके बाद 2 हफ्ते तक अयान को हॉस्पिटल में ही रहना पड़ा। रुबीना दीदी और जकर भाई आते थे देखने, पर अनाया उस दिन के बाद कभी नहीं आई। पर वह रोज एक बार फोन करके उसका हालचाल जरूर पूछती थी। अयान के लिए इतना ही काफी था, क्योंकि वह जानता था अनाया नहीं चाहती किसी को उसके अयान से मिलने की बात पता चले, इसलिए वह हॉस्पिटल नहीं आती थी। पर हर रोज उसकी मीठी आवाज का इंतजार वह करता रहता। अनाया ज्यादा बात नहीं करती थी, बस हेल्दी फूड खाने की सलाह, जूस और सूप लेते रहना और जंक फूड ना खाने की सख्त हिदायत। अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो, अनाया धमकी के लहजे से कहती, फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा तुम क्या करोगी ये तो बताओ। अनाया कुछ देर चुप रहती, मानो कुछ सोच रही है, फिर जवाब में देती, मैं तुमसे बात करना बंद कर दूंगी। बस इतना सुनते ही अयान बोल उठता, ऐसा कभी मत करना अनाया, मैं तुम्हारी सब बातें मानूंगा। कभी कभी अयान के सवाल में जवाब में वह कहती, मैं रुबीना दीदी को बता दूंगी। अयान के लिए सजा पहली वाली से कम था। रुबीना दीदी तो सबके सामने मेरा कान पकड़कर ऐसे घुमाएंगी मानो गाड़ी की चाबी घुमा रही हूँ। इतना सुनते ही अनाया खिलखिलाकर हंस पड़ती। अयान का दिल चाहता इसी तरह वह हॉस्पिटल में ही रहे, जिससे उसे अनाया की आवाज़ सुनने को मिले, पर अनाया चाहती थी कि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए और आगे कभी भी अयान को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ना हो। अयान को हॉस्पिटल से वापस आए काफ़ी दिन हो चुके थे, पर उसके बाद अनाया ने एक भी फ़ोन नहीं किया था। अयान के दिल में कई बार यह आया कि उसे फ़ोन करे, पर वह अपनी सीमाएं जानता था। पहली बात थी उसे डर था अगर अनाया नाराज़ हो गई तो, इस तरह बिना वजह फ़ोन करने पर, और दूसरी बात यह थी कि अगर अनाया की जगह कोई और फ़ोन रिसीव करे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए अयान की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह बेड पर पड़ा इसी सोच में डूबा हुआ था। तभी उसे राजू की आवाज़ सुनाई दी, अयान भाई। हाँ बोल। पता है भाई, मैंने ना बहुत दिन पहले एक फिल्म देखी थी, देवदास। उसमें देवदास जैसे अपने पारों की याद में खोया हुआ था। आप भी बिल्कुल वैसे ही लग रहे हो, उदास बेचैन अपने पारों को याद करता हुआ। अयान चुप था। भाई सच बात तो यह है कि आपको भाभी जी से बेहद प्यार हो गया है। तो अयान ने कहा, बहुत दिन हो गए यार उसे देखे, काश एक बार उसे देख पाता। कहो तो ले आऊं? नहीं वो नहीं आएगी राजू, तो किडनैप कर लूं आप कहो तो। अगर फिर कभी अनाया के बारे में ऐसी बातें कही ना तूने तो तेरा मर्डर मेरे हाथों हो जाएगा। राजू मुंह बनाते हुए बोला, भाभी जी ठीक कहती हैं, आपको खून मर्डर के अलावा कुछ आता ही नहीं। ठीक है बाबा, चला जाता हूँ, आप देवता से ठीक हो, कहकर वह जाने लगा, पर रुक गया और पॉकेट से कुछ निकालते बोला, वैसे मैं आपको ये देने आया था, सोनू से चुपके से मांगा था मैं। अयान ने आश्चर्य के साथ देखा, वो अनाया का फोटो था। तो सुधरेगा नहीं राजू, अनाया को पता चला तो वो बहुत गुस्सा होगी। वो तो ठीक है, लौटा देता हूँ, अब जिसकी भलाई करने की कोशिश करो वही चोर बोले तो भलाई करने का फायदा क्या। अयान फोटो उसके हाथ से छीनते हुए बोला, भाग यहाँ से। राजू हंसते हुए भाग गया। उसे पता था उसका अयान भाई का चेहरा अपने प्यार का फोटो देखकर ही खिल उठेगा।
कुछ देर बाद राजू अयान के लिए नाश्ता लेकर आया तो देखा वो अनाया के फोटो को लेकर शायद कहीं किसी हसीन दुनिया में खोया हुआ था। राजू मुस्कुराकर वहां से चला गया। उधर अयान जैसे अनाया से ही बातें कर रहा था। जानती हो सोना, बहुत सारी बातें करनी है तुमसे, पर तुम तो पास ही नहीं आती हो। मेरे जो दिल की बातें तुमसे कह सकूं, बता सकूं कि कैसे गैंगस्टर एक हसीना के प्यार में खो गया है, कैसे तुमने मेरी नींदें चुरा ली, कैसे तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए मैं बेताब रहता हूँ, कैसे तुम्हारी डांट सुनने के लिए तैयार रहता हूँ, कैसे तुम्हारे नाराज़गी से डरता हूँ। सब कुछ बताना चाहता हूँ पर कैसे बताऊँ, तुम तो मिलती ही नहीं हो। कभी कभी एक झलक जरूर पाता हूँ, पर जब तक अपनी किस्मत पर इतरा सकूँ तुम दूर चली जाती हो। मुझे इंतजार करते हुए छोड़कर कहकर वह दुखी हो गया, पर तभी उसे लगा अनाया बोल उठी, कहो ना अयान, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हारे दिल में हूँ, मैं सुन रही हूँ, बताओ ना। वह खुश होता हुआ बोल पड़ा, जानती हो मैंने तुम्हें पहली बार कब देखा? जब तुम अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज जा रही थी। तुम्हारा चेहरा शायद डर के कारण पीला पड़ा हुआ था। तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें सहम सहम कर इधर उधर देख रही थीं, मानो तुम एक मासूम से हिरनी हो और तुम्हें जंगल में खूंखार जानवरों के बीच छोड़ दिया गया है। मैं वहाँ चाय पीने गया था, पहली घूंटी पी थी कि तभी मैंने कुछ लड़कों को बातें करते सुना। अरे देख, लगता है हमारे मोहल्ले में नई चिड़िया आई है। उनकी बातें सुनकर मैंने उस तरफ देखा और तुम्हें देखते ही मुझे वो गाना याद आ गया जो जकर भैया रुबीना दीदी के लिए गाते हैं। पता है अनाया, मुझे बहुत बुरा लगा और मैं बहुत परेशान हो उठा जब समझा कि तुम बहुत ज़्यादा डरी हुई हो। दिल कर रहा था उन लड़कों का वही मर्डर कर दूं। अब तुम ये मत कहना कि मैं सिर्फ मारने की बात करता हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम्हारे बारे में कोई ऐसी गंदी सोच रखता है या ऐसी बातें करता है। फिर मैं सिर्फ तुम्हें देखने के लिए वहाँ चाय की दुकान पर आ जाता था, पर तुम तो कभी भी नजरें उठाकर देखती भी नहीं थी। पर एक दिन जब उन लड़कों ने कुछ ज़्यादा ही भवत्तियाँ कसी और तुम्हारी सहेलियों के साथ उनकी झड़प हुई, मैंने देखा तुम चुपचाप पीछे खड़ी थी। बस एक बार तुमने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाकर देखा और उन आंखों की बेबसी ने मुझे कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। उसी दिन मैंने रुबीना दी से कहा था कि तुम्हें अपने साथ रखे, अकेला ना छोड़े, क्योंकि मैं तुम्हें सहमा हुआ नहीं, हंसता हुआ देखना चाहता था। मैं इससे ज़्यादा ना तब कुछ चाहता था और ना अब भी। बस तुम खुश रहो, यही मेरी चाह है। राजू ठीक ही कहता है, मेरा प्यार तो तुम्हारे लिए देवदास जैसा ही है। बिना किसी चाह के वह फोटो पर हाथ फेरते हुए गुनगुना उठा, कहते हैं प्यार अंधा होता है। और ये बात अनाया के लिए पूरी तरह खरा उतरा था, क्योंकि उसे शायद अयान से प्यार हो गया था, वरना उसे सिर्फ उसका ही चेहरा क्यों दिखता चारों तरफ। वह अपने आप को जितना व्यस्त रखने की कोशिश करती, जितना उसे भूलने की कोशिश करती, उतनी ही उसकी यादों में अयान समाता जा रहा था। वह अपनी सीमाएं जानती थी, उसे अच्छी तरह पता था कि उसका और अयान का रास्ता पूरी तरह अलग है, इसलिए खुद को उससे दूर करने का विफल प्रयास कर रही थी। इसी बीच अनाया का रिजल्ट आ गया था और उसे फर्स्ट क्लास मिला था। पापा ने इस खुशी से उसे नई साड़ी दी और मासी ने अपनी नेकलेस ही उसके गले में डाल दी थी। रुबीना दी भी बहुत खुश थी, पर उसने ये बात जरूर कही थी, मेरे बेचारे भाई को भी बता देना, बेचारा तेरे लिए मंदिर तक गया था। दीदी आप ही बता दो ना। छोड़, फिर मेरा बताना ठीक होगा कि तेरा? तू सोच। दी मैं जानती हूँ उसे अब तक पता चल गया होगा, फिर भी वो तेरे मुंह से सुनना चाहेगा। और हॉस्पिटल से आने के बाद अपने इस भोंदू आवाज को एक बार भी तूने उसे सुनाया नहीं। क्या कहता है पता है वो? रुबीना दी इतनी सुरीली आवाज में कभी नहीं सुनी। आप हंस क्यों रही हैं? मेरी आवाज सच्ची में बुरी है क्या? ये बात तू अयान से पूछती तो सही जवाब मिलता। चल उसे फोन करके बता दे। अनाया उठ खड़ी हुई और ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं दी आप ही बता देना। पर उसके पांव रुबीना दी के प्रश्न को सुनकर रुक गए। तू उससे दूर भागती क्यों है? अनाया ने पलटकर रुबीना दी को देखा और फिर बोली, दी आपको ये बात समझनी चाहिए और आपके उस भाई को भी बता देना चाहिए कि मेरे सपने ना देखे। रुबीना दी के दिल को ये बात चुभ गई। वह कुछ देर चुप रही, फिर एक लंबी सांस भरी और बोली, सपने पर जो किसी पर कंट्रोल नहीं होता ना अनाया, अगर ऐसा होता तो हम वही सपने देखते जो हम पूरा कर सकें। दी खुली आंखों से देखे गए सपनों को हम कंट्रोल कर सकते हैं।
अगर ऐसा होता तो इस दुनिया में हीर रांझा लैला मजनू की कहानी नहीं बनती। प्यार पर किसी का बस नहीं होता। मैं नहीं चाहती कि मेरी वैसी कहानी बने दी, क्योंकि मेरे जीवन का एक ही सपना है, अपने पैरों पर खड़ी होकर पापा का ख्याल रखना। यहाँ प्यार नाम की चिड़िया का कोई जगह नहीं है। अनाया ने रूबीना दी को कह तो दिया था कि वो अयान से बात नहीं करना चाहती, पर दिल ही दिल में उसे वो चाहने लगी थी। उसकी आवाज़ सुनने को बेचैन रहने लगी थी। उसे लगा अयान जरूर उसे फ़ोन करेगा, क्योंकि रूबीना दी ने उसे अनाया के रिजल्ट के बारे में बताया होगा। और सोनू ने बताया कि राजू भैया ने उससे रिजल्ट के बारे में पूछा था, तो उसने बता दिया। अनाया जानती थी ये अयान ही है जो राजू से उसकी जानकारी लेता रहता है। उसे लगा अयान फ़ोन करके उससे बधाई देगा, पर 2 दिन तक इंतज़ार के बाद उसका कोई कॉल नहीं आया। तो अनाया ने हार कर खुद ही फ़ोन किया। अयान ने फ़ोन उठाकर पहला सवाल किया, हाँ अनाया बताओ क्या काम है। अनाया सुनते ही गुस्सा हो गई। उसने गुस्से से पूछा, तो क्या जब मुझे काम रहता है तभी तुम्हें फ़ोन करती हूँ। शायद यह सुनकर अनाया के तन बदन में आग लग गई। वह बिफर कर बोली, तो हॉस्पिटल में क्यों फ़ोन करती थी। अयान ने अनाया के गुस्से को महसूस करते हुए मन ही मन बोल पड़ा, तुम नहीं जानती गुस्से में कितनी खूबसूरत दिखती हो। तुम्हारे गोरे गोरे गाल बिल्कुल टमाटर जैसे लाल लाल। पर तभी उसे अनाया की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी, अब चुप क्यों हो बताओ, जवाब भूल गए क्या। शायद तुम्हें लगा था मैं मर जाऊं तो इन सड़क के कुत्तों से तुम्हें कौन बचाएगा। अपनी जुबान ठीक करो अयान, मैं ऐसी बातें सुनने की आदी नहीं हूँ, और मैं जानती हूँ इन लोगों से कैसे खुद को बचाया जा सकता है। अयान ने मन ही मन सोचा, देखकर ही लगता है कितनी डरती हो, पर अभी तो जैसे शेरनी बन रही हो। पर उसने उत्तर दिया, सॉरी अनाया, आज मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं है। किस लिए मत पूछना, मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं नहीं पूछूंगी, पर तुमने मेरे रिजल्ट के बारे में नहीं पूछा, तो तुम भी तो बता सकती थी ना। हाँ मैं ये बात जानना चाहती हूँ, तुम अपने पड़ोसी देश को बता सकती हो, पर अयान को नहीं। तो अनाया बोल पड़ी, इस खुशी में पटाखे भी पड़ोसी के देश में फोड़ आऊंगी मैं, पर तुम्हारे सर पर नहीं फोड़ूंगी। अयान मुस्कुरा पड़ा और कहा, बधाई हो अनाया, मैं जानता था तुम टॉप आओगी। वैसे जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आने वाला था, टेंशन के मारे मुझे रात भर नींद नहीं आई कि कोई और तुम्हारा टॉप पोजीशन छीन न ले, तो तुमने मुझे फ़ोन करके पूछा क्यों नहीं। अयान थोड़ी उदासी भरे हंसी के साथ बोला, क्योंकि जिसने रिजल्ट बताया उसने तुम्हारे साथ उसकी हुई बातें भी बता दी थी। ऐसा नहीं अयान, पता नहीं मैं क्या बोल गई दी को। नहीं अनाया, यही सच है, मेरे जीवन का सच यही है कि कोई भी अच्छे घर की लड़की यही कहती, पर मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा नहीं, बस कभी तुम्हें देखकर खुश हो जाया करता हूँ, या तुम्हारी बात सुनकर दिल में झूम उठता हूँ, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। सॉरी अयान, अच्छा तुम्हें जो सज़ा देना है दे दो, मुझे कबूल है। तो अयान बोला, मैं कौन होता हूँ तुम्हें सज़ा देने वाला, क्या हक है मेरा तुम पर। तो अनाया ने धीरे से पूछा, गुस्सा हो। नहीं मैं क्यों गुस्सा हूँ, और वो भी तुम पर। तो ठीक है, खाओ मेरी कसम। मैं तुम्हारी कसम कभी नहीं खा सकता अनाया, ये समझ लो। अब मैं गुस्सा हो जाऊंगी, पर तुम मेरी ऐसी बात करोगे तो। नहीं तुम गुस्सा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये नियम है कि कोई एक गुस्सा हो तो दूसरा नहीं हो सकता, फिर मनाएगा कौन। अनाया ये सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी, पर वह बोली, इसका मतलब तुम गुस्सा हो। ओके, जो सजा दो मंजूर है। अभी तो सजा सोचा नहीं, पर बाद में मुकर तो नहीं जाओगी। मैं अपनी बातों से कभी नहीं मुकरती, ठीक है। फिर प्रॉमिस करो रोज एक बार कॉल करोगी। तो अनाया बोल पड़ी, अयान ये ठीक नहीं, बस एक बार हेलो अयान कह देना और कुछ नहीं, मुझे इसी से खुशी मिल जाएगी, मेरा दिन बन जाएगा। ठीक है, पर ज़्यादा बातें नहीं। ओके। ओके बाबा, ठीक है, मैं सिर्फ सुनूंगा और बोलूंगा नहीं। अनाया ने अपना प्रॉमिस रखा था, वह रोज एक बार अयान को फ़ोन करती, और अयान ने भी अपना वादा निभाया था। वह खुद कुछ नहीं बोलता, सिर्फ सुनता रहता था। रूबीना दी की स्टडी समाप्त हो चुकी थी और उसने कॉलेज जाना बंद कर दिया था, पर अब अनाया को अकेले डर नहीं लगता। उसे पता था वो जहाँ भी जाए अयान की नज़र उस पर रहती है। वो अब अनाया को कुछ नहीं होने देगा, और सिर्फ अयान के साथ नाम जुड़ने पर ही लड़के उससे दूर रहते थे। एक दिन अनाया रूबीना दी से मिलने उसके घर गई।
थोड़ी देर बातचीत के बाद वह पूछी, अब आगे क्या प्लानिंग है दी? कुछ नहीं अनाया, जब जकर से शादी करनी है, उसके लिए खाना बनाना है और उसके कपड़े धोने हैं, उसके बच्चे पालने हैं। अनाया जानती थी ये रुबीना दीदी के बात करने का अंदाज है, पर वह जकर जीजू से शादी के सपने संजोए हैं। बहुत प्यार करती है उससे। तो कब तक शादी हो रही है दी? पता नहीं। क्यों दीदी, जकर जीजू तो रेडी है ना? वो तो कब से मेरे सर पर नाच रहा है। उसके पापा भी अब मान गए हैं, पर उसकी सौतेली माँ नहीं मान रही। अब उसी का इंतजार है। अगर फिर भी वो औरत नहीं मानी तो मेरे अयान भाई को बोलूँगी उनकी फैमिली को समंदर में फेंक दे या अफ्रीका के जंगल में जाकर छोड़ दे। फैमिली माने जकर जीजू और उनके पापा को। अरे नहीं रे, जकर जब छोटा था तभी उसकी मम्मा का देहांत हो गया। फिर ये आ गई अपने 3 बच्चों के साथ इसके पापा की ज़िंदगी में। तब तो बड़ा प्यार दिखाती थी जकर के लिए, क्योंकि जकर के पापा को अपने कब्जे में करना था ना। पर अब उसे अपने बेटों के लिए पूरी प्रॉपर्टी चाहिए, इसलिए वह नहीं चाहती जकर शादी करे। वह शादी करेगा तो उसके बच्चे होंगे और जकर के पापा अपनी प्रॉपर्टी का ज़्यादातर हिस्सा उसके नाम करेंगे। और उसकी सौतेली माँ को पता है जकर मेरे सिवा किसी और से शादी नहीं करेगा, इसलिए वह मुझसे निकाह करवाने में इनकार कर रही है। अनाया थोड़ी चिंतित हो गई। तू क्यों चिंता करती है? तू टेंशन में रहेगी तो मेरा भाई तुझे डांटेगा। क्यों भला? क्योंकि टेंशन लेने में चेहरे पर झुर्रियाँ आती हैं और खूबसूरती कम हो जाती है। आप भी न दी कुछ भी कहती हो। अच्छा, आपकी शादी में मुझे बुलाएंगी ना? चाहती तो हूँ, पर वहाँ अयान भी रहेगा। तो अनाया आंखें घुमाकर बोली, तो क्या मैं अयान से डरती हूँ? नहीं, तू क्यों डरेगी? तू तो शेरनी है। डरता मेरा बेचारा भाई है। आप कुछ भी बोलते हो, मिलती रहना। अनाया, अच्छा लगता है तुझसे बातें करके। कहाँ तक बात बढ़ी अनाया जी? कौन सी बात दी? टेलीफोन बातचीत से आगे गई कि नहीं? नहीं दी, मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगी और उसने वादा किया है मेरी मर्जी के बगैर अपने कदम आगे नहीं बढ़ाएगा। सॉरी दी। तो रुबीना बोली, मुझे पता है उसके इशारे पर यह दुनिया चलती है, पर वह तेरे इशारे पर चलता है। अनाया ने एक बार दी को देखा, पर इसका उत्तर उसके पास नहीं था। वह देना भी नहीं चाहती थी, इसलिए बिना कुछ कहे वहां से चली गई। इसी तरह कुछ दिन निकल गए। जिंदगी सामान्य ही चल रही थी, पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ अनाया की जिंदगी में कि उसे अयान के सिवा कोई नजर नहीं आया जो कि उसकी मदद कर सके। सोनू अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ एजुकेशन टूर पर गया था। अनाया सोनू के रूम में अकेली ही सोई थी। वह बहुत गहरी नींद में थी। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कोई उसके बदन पर हाथ फेर रहा है। वह लगभग चीखते हुई उठी और लाइट जलाने की कोशिश की, पर पावर कट था। उसने अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और पूरे कमरे में देखा, पर कोई नजर नहीं आया। तो उसे लगा उसने जरूर कोई सपना देखा है। वह जाकर अपने कमरे का दरवाजा बंद की और कंबल से खुद को पूरी तरह ढककर सो गई। पर कुछ देर बाद उसे लगा कोई उसके कंबल के अंदर है और उसके सलवार खींचने की कोशिश कर रहा है। वह एक ही पल में उस इंसान को जोर से धक्का मारते हुए उठ गई। वो चिल्लाने वाली ही थी कि उस आदमी ने उसका मुंह अपने हथेली से बंद करते हुए बोला, किसी को बताने की हिम्मत मत करिए और आज जा रहा हूँ, पर सोच ले मैं ज़्यादा दिन तक इंतजार नहीं करने वाला हूँ। तुझे कैसे हासिल करना है जानता हूँ, कहकर वह दरवाजा खोलकर चला गया। पर अनाया को लगा वह बेहोश हो जाएगी। वह इंसान इतना नीचे गिर सकता है वह सोच भी नहीं सकती थी। उसे लगा जाकर पापा को बताए, पर फिर उसे गंदे आदमी की धमकी याद आई, तुझे और तेरे पापा को निकाल दूंगा घर से तो लोग नोच कर खाएंगे तुझे। वह सारी रात आंसू बहाती रही और अपनी मजबूर जिंदगी के बारे में सोचती रही। अब इस घर में रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। पर अंधेरा घटते ही सूरज की रोशनी उसके कमरे में आई और उसे अयान की याद आई। वही एक इंसान है जो इसे इन हालातों से बाहर निकाल सकता है। हाँ, वह सिर्फ अयान पर ही भरोसा कर सकती है और इस घिनौने जानवर को सबक सिखाना जरूरी है। वह अपना मोबाइल उठाकर अयान का नंबर डायल करने ही वाली थी कि मोबाइल बजने लगा और अनाया को सुखद आश्चर्य हुआ। अयान का नाम देखकर उसने झट से फोन उठाया, पर उसे अयान की टेंशन भरी आवाज सुनाई दी। अनाया, तुम ठीक हो ना? सॉरी फ़ोन करने के लिए, पर मैंने बहुत बुरा सपना देखा रात को, इसलिए रह नहीं पाया। माफ़ करना मुझे प्लीज़।
पर अनाया कुछ कहने के बजाय फूट फूट कर रोने लगी। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर अयान और घबरा गया और घबराए हुए सर में बोला, तुम क्यों रो रही हो सोना? कुछ बुरा हुआ क्या? मैं अभी तुम्हारे घर आता हूँ। नहीं अयान, तुम यहाँ मत आना। क्या तुम मुझसे कहीं और मिल सकते हो? हाँ, कहीं भी। बोलो कहाँ मिलोगी? तुम मुझे बास्केटबॉल कोर्ट में मिलो अयान। हाँ, मैं 5 मिनट में वहाँ पहुँचता हूँ। अनाया धीरे से बाहर आई तो देखा पापा सो रहे हैं। वह धीरे से दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई और उस तरफ कदम बढ़ाया जहाँ वो इंसान उसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जो उसे इस बुरी और गंदी दुनिया से बचा सकता था। हाँ, एक ही इंसान था जिसके पास वह सुरक्षित हो सकती थी। जब वह बास्केटबॉल कोर्ट पहुंची तो पाया अयान बेचैनी से पूरे कोर्ट में चक्कर लगा रहा था। उसने जैसे अनाया को देखा, दौड़ता हुआ आया और उसे बाहों में पकड़ते हुए पूछा, क्या हुआ अनाया? किसी ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की? बस नाम बताओ, उसके टुकड़े टुकड़े कर डालूं। तो वह गुस्से से हवा में ऐसे हाथ हिलाया मानो गुनहगार को सबक सिखा रहा हो। अनाया, जो सब कुछ अयान को बताने के लिए आई थी, अचानक ठिठक गई। कैसे वह अयान को उस गंदे इंसान की गंदी करतूतों के बारे में बताए। उसने आंसू भरी आंखों से अयान की ओर देखा पर उसे बता नहीं पाई। अयान और भी डर गया और उसके हाथों को पकड़ते बोला, बताओ अनाया, मेरे डर के मारे जान निकली जा रही है अनाया। अनाया ने अपना हाथ अयान से छुड़वाया और इधर उधर देखने लगी। वह आ तो गई थी पर यह डर सताने लगा था कि कहीं कोई देख न ले। अयान उसके दिल की बात समझ गया था, इसलिए कहा, डरो मत अनाया, राजू सेवा को मैंने इधर नज़र रखने को कहा है जिससे कोई यहाँ ना आए। तुम बताओ क्या हुआ? तुम इतना रो क्यों रही थी? लगता है तुम सारी रात सोई नहीं हो, तुम्हारी आंखें सूजी हुई हैं। क्या अंकल को कुछ प्रॉब्लम हुई है या मासी को? प्लीज़ बताओ मुझे। जो भी हेल्प चाहिए करूँगा मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता अनाया। अनाया ने अपनी नज़रें झुकाते हुए बस इतना बोल पाई, नहीं अयान, वो ठीक है, मैं बस इतना कहना चाहती थी कि वह चुप हो गई। अयान ने देखा अपनी खूबसूरत उंगलियों को एक दूसरे से उलझा रही थी, यानी कुछ ऐसा था वो कहने में झिझक रही थी। इसलिए उसने बस इतना कहा, मैं समझता हूँ। ओके, तुम रूबी दी से कह सकती हो अगर कोई प्रॉब्लम हो, और मेरी जब भी ज़रूरत पड़े मुझे बस एक बार याद करना, मैं दौड़ा हुआ आऊँगा। कहकर वह जाने को मुड़ा पर अनाया की बेसब्री भरी आवाज़ सुनकर वह रुक गया। वह कह रही थी, अयान, क्या मुझे एक जॉब मिल सकती है? कोई भी जॉब जो इज्जत की हो। मैं अब उस घर में नहीं रह सकती। अयान समझ गया कल रात ऐसा कुछ हुआ होगा उस घर में जिससे अनाया की ये हालत हुई है। वह और घबरा गया। उसने अनाया के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोला, मुझे बताओ अनाया, किसकी हिम्मत हुई तुमसे बदतमीजी करने की? मैं उसकी जान ले लूँगा, इतनी तकलीफ दूंगा कि वो कभी तुम्हारी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेगा, और देखेगा तो आंखें निकाल लूँगा। इतना सुनते अनाया के सब्र का बांध टूट गया और फूट फूट कर रोते हुए अयान से लिपट गई। अयान की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। लग रहा था वह सारी दुनिया को जलाकर राख कर देगा। उसने अनाया को खुद से लिपटाते हुए पूछा, कौन है वो? वो बुढ़ा तुम्हारा मासा? अनाया खुद को अयान के सीने में छुपाते हुए सर हिलाकर हाँ कहा और रोती रही क्योंकि सर में से वह अयान से आंखें नहीं मिला पा रही थी। क्या किया उसने, बताओ मुझे अनाया। उसने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की? अनाया ने हाँ में सर हिलाते हुए धीमे स्वर में जवाब दिया, वह कल रात मेरे कमरे में था। किस्मत से मेरी नींद खुल गई और मैंने उसे धक्का दिया। वो चला गया। वो बहुत बुरा इंसान है अयान, मैं अब वहाँ नहीं रह सकती। प्लीज़ मुझे एक जॉब दिला दो। मैं आज ही वहाँ से चली जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ नहीं रहना। अयान की ख्वाहिश हुई कि अपने प्यार की बड़ी बड़ी कजरारी आंखों से बहते मोतियों को सोख ले और उसे कभी भी ना रोने का वादा आज ही कर ले। पर उसने सिर्फ इतना ही कहा, तुम घर जाओ अनाया और मुझ पर भरोसा रखो। आज के बाद वो इंसान तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। पर अनाया अयान से लिपटते हुए नामे सर हिलाई। उसे शायद अयान की बाहों से अलग ही नहीं होना था, क्योंकि शायद उसके लिए इस दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह वही थी। अयान उसकी आंखों से आंसुओं को हौले से पोंछते हुए समझाया, अनाया, तुम्हें अपनी स्टडी पूरी करनी है और इसके लिए तुम्हारा वहाँ रहना ज़रूरी है। पर आज के बाद तुम्हें उस जानवर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अयान तुम्हारे साथ है और उसे तो। कहते उसने अपने जबड़े खींचे।
अनाया शायद थोड़ी संभल गई थी। उसने मासूमियत से पूछा, क्या करोगे तुम अयान? अयान के मन में एक अधूरी सी इच्छा अपने पंख फैला रही थी, अनाया के कोमल गालों को सिर्फ एक बार छूने का। पर वह संभलते हुए जवाब दिया, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए हमें पता है सोना, और शाम तक तुम्हें पता भी चल जाएगा। अचानक अनाया को एहसास हुआ कि वह अभी तक अयान की बाहों में है। वह तुरंत अपने को अलग करते हुए बोली, सॉरी, किस लिए? अनाया कह नहीं पाई, पर इशारे से दिखाते हुए बोली, वो मैं तुमसे, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अयान हंस पड़ा और बोला, अच्छा अनाया गुप्ता, आप एक लिस्ट बना लीजिए आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। अगली बार मैं याद दिला दूंगा आपको। अनाया ने थोड़ी नाराजगी भरे स्वर में कहा, डरी हुई हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है, और तुम हंस भी रहे हो, वो भी ठहाका लगाकर। अयान उसके पास आकर उसकी बिखरी लटों को गालों से हटाते हुए बोला, मुझे पता है अनाया, इसलिए तुम्हें हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं होगा मुझसे अयान, मुझे डर लगता है अयान। तुम कर सकोगी अनाया, तुम्हें अब उस गंदे नाली के कीड़े से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनाया ने कुछ उत्तर नहीं दिया, पर उसकी आंखें अयान को ही देख रही थी, मानो पूछ रही हैं, सच में अयान तुम साथ हो ना? अयान उसकी खूबसूरत आंखों में झांकते हुए प्यार भरे स्वर में धीरे से कहा, तुम कर पाओगी अनाया, और मैं साथ हूँ तुम्हारे, कभी भी मेरी ज़रूरत हो बस एक आवाज़ देना अयान, मैं वहीं होऊंगा। उन्हें राजू की आवाज़ सुनाई दी, गर्मा गर्म चाय मेरी प्यारी भाभी जी के लिए। अनाया ने गुस्से से कहा, मना किया है ना, मुझे भाभी मत कहो। राजू हंसते बोला, देखा अयान भाई, भाभी जी का मूड कैसे 1 मिनट में चेंज कर दिया। अयान मुस्कुराते बोला, राजू एक कमीने का दिमाग ठीक करना है, बस नाम पता बता दो भाई, और हाँ भाभी जी का काम है ये, तो ये तभी होगा जब भाभी जी मेरे हाथ की बनाई हुई चाय पीकर मेरे तारीफों के पुल बांधेंगी। अनाया यह सुनकर मुस्कुराई, पर थोड़ा डर भी गई थी। उसे अचानक मासी और सोनू का ख्याल आया, इसलिए बोल पड़ी, पर याद रखना अयान, वो सोनू के पापा हैं। मुझे याद है सोना, पर तुम पहले राजू की बनाई चाय तो पी लो, बेचारा बड़ी मेहनत से बनाया है। राजू दांत निकालकर हंस पड़ा ये सुनकर, और राजू अनाया को घर छोड़ आना। चाय पीने के बाद अनाया जब जा रही थी, उसने अयान की ओर एक बार देखा और हौले से मुस्कुराई। अयान ने मुस्कुराकर उसे बाय किया और दिल में सोचा, तुम्हारी एक खूबसूरत मुस्कुराहट पर ही मेरी जान अटकी रहती है अनाया। अनाया बस इस मुस्कुराहट को संभाल कर रखना, कभी अपने होठों से जाने मत देना, वरना अयान की जान निकल जाएगी।